चलो देखो, मेजर्स टू करेक्ट मेजर्स टू करेक्ट बजट डेफिसिट। ठीक है ना? अच्छा ये तो हो गया था, है ना? कि बजट डेफिसिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बजट डेफिसिट मतलब क्या था? हाँ, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है ना? तो रिड्यूस कर दो एक्सपेंडिचर। अरे यार, अरे मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलता है यार, मैं तेरे से 4 बार और बोल चुका हूँ तो सुनता ही नहीं है यार मेरी बात को। मैं तेरे को उस दिन भी अच्छे से समझाया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है, लेकिन डिस्टरबेंस भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो सुनो। बाय रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है? तो बजट डेफिसिट को कैसे कम करेंगे? भाई बजट डेफिसिट मतलब कि खर्चा ज्यादा हो, खर्चे को कम कैसे करेंगे? सब्सिडीज कम कर दो। मनी सप्लाई कैसे कम होगा? बिल्कुल सही, ठीक है ना? हाँ, बजट में है, आरबीआई में नहीं। नहीं, अरे तो ये तो टॉपिक है, चैप्टर ही पूरा गवर्नमेंट बजट है ना, बैंक रेट कहाँ से बढ़ा देगी? अरे भैया मेरे, पर्पस ये नहीं है कि कौन कर सकता है, समझ रहे? सरकार कैसे कैसे कर सकती है। अच्छा तुम उसको वैसे बोल रहे हो कि अगर कोई भी और करना चाहे तो, है ना? मतलब अगर अपन आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो हाँ ठीक है, अगर आरबीआई करना चाहे, लेकिन आरबीआई डेफिसिट फाइनेंसिंग को वो नहीं करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू वो करेगी। बैंक रेट क्या करेगी? बढ़ाओ, तो लोन का इशू है ना? दोनों चीजें कंजंक्शन में पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। और ट्रांसफर पेमेंट्स कम कर दो, है ना? अच्छा, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ाओ? टैक्स बढ़ा दो। तो टेंशन टेंशन या एक्स्ट्रा जो भी खर्चा होता है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनीज बेच दो। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकारी कंपनीज बेच दो। डेफिसिट फाइनेंसिंग, लोन ले लो, नोट छाप लो, ठीक है ना? तो ये देखो, ये सारे मेजर्स, है ना? ठीक है। अच्छा, टैक्स बेस इंक्रीज कर देंगे और टैक्स की चोरी पकड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखो, सरकार की कमाई नहीं हो रही है ना, इसका एक जो बड़ा रीजन है पता क्या है? वो है टैक्स की चोरी। दिक्कत क्या होती है कि जो टैक्स की चोरी कर रहा है, सरकार अपना वो मैकेनिज्म मजबूत नहीं कर रही। सरकार क्या करेगी कि अच्छा कितना रेवेन्यू पर, अच्छा इस पर 1 लाख करोड़ हो, अरे यार कम हुआ, मेरे को तो 1.25 लाख करोड़ चाहिए, तो टैक्स बढ़ा। जो दे रहा है टैक्स वही और टैक्स दे रहा है, लेकिन टैक्स की चोरी जो है वो नहीं पकड़ी जा रही। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? क्योंकि गवर्नमेंट भी आसान रास्ता ढूंढती है। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये एकेडमिकली लिखने के लिए वाली बात नहीं है। सर जैसे कि मान लो किसी ने टैक्स नहीं पे किया, उसने लोन लेके उसने पैसा टैक्स में नहीं पे किया, वही पैसा लोन में दे रहा है, सरकार को पता कहाँ से चलेगा? अरे भाई, तुम लोन में पैसा दोगे, हाँ, तो ये दिखेगा नहीं। हाँ, मतलब कहाँ से तो सोर्स बताना पड़ेगा ना। देखो, सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है तुम कमा रहे हो तो टैक्स दो, और अगर तुम कमा नहीं रहे तो तुमने खर्चा कैसे किया? ठीक है ना? तो जो लोग अगर टैक्स की चोरी कर रहे हैं और खर्च भी नहीं कर रहे, उनसे बड़ा बेवकूफ इस जीवन में कोई है नहीं। क्यों? इस चीज एग्जैक्टली आ रहा है समझ में? ठीक है, क्योंकि फिर पैसे का कोई यूज नहीं है, समझना रहे, क्योंकि पैसे से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में मतलब क्या है? आप पैसे से चीजें खरीद सकते हो, उसका मतलब। चलो,
ठीक है ना। फिर मोर एम्फेसिस ऑन डायरेक्ट दिस इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज को सेल ऑफ करना, ठीक है ना। यूज टू मीट डेफिसिट बजट्स, क्लियर है, ठीक है। Deficit financing मतलब printing of currency notes. It involves borrowing by the government from the central bank through the issue of treasury bill. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो बिल इशू करती है, वो बोलती है कि भैया हमको उधार दो, किससे, आरबीआई से। तो बेसिकली आरबीआई से उधार ले लेती है कौन, हाउ टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। इसका मतलब क्या है हेडिंग का, बजट डेफिसिट क्या कहना है, खर्चे ज्यादा, कहां से करोगे ज्यादा, कहीं से आएंगे ना पैसे, कहां से आएंगे वो पैसे, है ना। तो वो वही है, मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे अपन, लोन लेके या नोट छाप के, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। दूसरा क्या है, पब्लिक से बोरो कर रहे हैं, पब्लिक से बोरो कैसे करेंगे सरकार, एनएससी वगैरह होती है, पता है आपको, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट देती है। उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, पैसा सरकार के पास है, तो जैसे ही पैसा सरकार के पास आता है तो वो अपना खर्चा उससे मैनेज कर लेती है। देखो एक चीज समझो, नोट कभी भी छाप सकती है सरकार, वर्स्ट केस सिनेरियो में नोट छाप ही होगी, है कि नहीं। और उससे पैसे की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और कहां से फाइनेंस करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार की कंपनी बेचना, कैसे बेचेंगे, एक्चुअली उन्होंने लिस्ट करा देता है, तो कोई एक नहीं खरीदा, खूब सारे लोग, जैसे एलआईसी लिस्ट, तो उसके जो शेयर्स बेचे, उससे करीब पता नहीं 22,000 करोड़ रुपए जुटाए, कम नहीं, ठीक है चलो 22,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आ गए, सरकार के पास एलआईसी पब्लिक करके। अब एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, तुम ऐसे समझो कि पहले सरकार ओन कर रही थी पूरा एलआईसी, अब उसकी ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप अपनी 50% ज्यादा किसके पास, सरकार के पास, पर जनरल पब्लिक ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ, आ रहा है ये समझ में। और क्या होगा, अब बस हर साल जो पैसा मिलना है वो कब मिलेगा, सरकार पर लमसम तो इतना मिलेगा, आ रहा है समझ, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। तो ये थोड़ा वैसा है, ठीक है। फिर borrowing from the public, government may raise loans from the general public by issuing bonds of various types. Government may raise loans from general public by issuing bonds of various types. ये समझ में आया जो बताया। दूसरा, central bank buys the treasury bill issued by the government to get cash to fund its deficit. ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट शेयर सेल कर देती है, सरकारी कंपनी प्राइवेट को बेच देती है, क्लियर है ना। चलो यही तक का है।
ये सब हो गया ना अपना। मतलब तो वही बस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। चलो देखो, पहले कुछ को सॉल्व देख लेते हैं, फिर अनसॉल्व देखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 35 करोड़। और रेवेन्यू रिसीट कितनी है? ध्यान से समझना बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट है 35 करोड़, मतलब 35 करोड़ से ज्यादा है एक्सपेंडिचर रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? 70 + 35। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है क्या? लॉजिकली जो बता रहा हूँ उससे क्लियर है क्या? चलो अच्छा से बताओ। प्राइमरी डेफिसिट बताओ। इंटरेस्ट कितना है? 140। टोटल बोरिंग कितनी है? 270। बोरिंग जो है वो फिजिकल डेफिसिट के बराबर होता है, याद है? 270 फिजिकल डेफिसिट है। उसमें से 140 माइनस कर दो। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट 12,000 करोड़ है और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 7,000। तो इसमें ऐड कर दो। सॉरी, हाँ, 12 + 7 19,000। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी है? 10,000 करोड़, जिसमें से 40, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जितना भी है उसका 40% ही है। उसका 40% ऐड कर दो। 14,000 करोड़। नहीं नहीं, ये खुद 40% है ना। उसका 2.5 गुना, 25,000 करोड़। क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। ये समझ में आया कैसे किया? है ना। कैलकुलेट कर लो तो आ जाएगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकाल लोगे, है ना। रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। फिर बोरिंग्स, इसमें से अलग कर दो। कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स, है ना। तो तुम्हारा बोरिंग आ जाएगा, और बोरिंग आ गया तो तुम्हारा क्या हो गया? वही तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट है। मतलब एक ही बात है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल वो करोगे, नेट ऑफ बोरिंग्स बस, तो तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरिंग्स। ठीक है।
बस कितना आसान। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 70,000। अच्छा, बोरिंग नहीं है तो बोरिंग सीधे सीधे ही क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और अच्छा, अब ये देखो, ये ऐसे भी है, 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट है इंटरेस्ट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा? 50 माइनस 70 कितना हो गया? 70 माइनस 50, 20। 20 का 25% हो गया 5,000। तो बोरिंग 15,000 है फिस्कल डेफिसिट, उसमें से 5,000 अलग कर दो तो 10,000 क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, करके देखोगे तो है ना, रामदेव बाबा कहते हैं ना, करने से होगा। ठीक है, हाँ। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट मतलब वही नेट ऑफ बोरिंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है तो उससे रेवेन्यू रिसीट निकल जाएंगे, लेकिन निकालना है। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट और एक्सपेंडिचर दिया है, ऐड कर दो, 32,000 आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। अरे अच्छा, मैंने ओ सॉरी, मैंने ऐड कर दिया, माइनस करना है। ठीक है, 20,000 माइनस 12,000। ठीक है, तो कितना आ गया? 8,000। 8,000 रेवेन्यू। फिर टोटल रिसीट ये और कैपिटल की, और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल का, वो ऑलरेडी नेट ऑफ बोरोइंग्स है। उसके डिफरेंस से तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ऊपर जैसा क्वेश्चन था। फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है 12,000 करोड़, और प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बीच का डिफरेंस ही तो इंटरेस्ट होगा ना। फिस्कल डेफिसिट 12,000 करोड़ है, प्राइमरी डेफिसिट 5,000 करोड़ है, तो 7,000 इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट 7 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोल रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर निकालो। तो रेवेन्यू डेफिसिट दिया है और रेवेन्यू रिसीट दी है। रेवेन्यू डेफिसिट दिया और रेवेन्यू रिसीट दी हुई, तो उससे रेवेन्यू रिसीट निकल जाएंगे तुम्हारे, है ना। और वो फिस्कल डेफिसिट इक्वेट करके और उस वाले फॉर्मूले में रख देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा आ जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लो, टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरो। टोटल रिसीट माइनस टोटल मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और एक्सपेंडिचर में रिसीट में क्या कर देना? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। उसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। ये वाला करो एक बार खुद से। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आना है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी। अभी कौन सा चैप्टर चालू करना है बताओ? बीपीओ की बीओपी?
बाहर से। बीमा कर दो कृष्णा, बीमा कर दो, तुमको चाहिए है ना। दरवाजा खुला रहने देना, ठीक है। चलो आए क्या। कितना है। क्या नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 13,000। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दी हुई है। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट निकल आएगी। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 15 है और डेफिसिट 18 है, तो रिसीट कितनी कहलाई 7,000। 7,000 इसमें से 20,000 में से माइनस कर दो तो कैपिटल रिसीट आ गई, 13,000 हो गए। वो रेवेन्यू रिसीट आई तुम्हारी, समझे। उस कैपिटल रिसीट निकालनी है ना। अब रेवेन्यू डेफिसिट का 30%, तो 8,000 का 30% 2,400 है। फिजिकल डेफिसिट तो आ ही जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर के 22 और 15 कितना हुआ, 37 और 20 कितना हुआ, 17। 17 में 2,400 माइनस कर दो तो बस, ठीक है। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, है ना। बहुत सिंपल से चैप्टर है, अच्छा प्यारा सा, ठीक है। वैल्यू का पेमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर एक बार एग्जाम रिलेटेड मैं लगाऊंगा, मैंने ग्रुप में शेयर किए थे बेटा नोट्स, है ना। सीबीएसई में मैंने बताया था आप लोगों को कि वो केवी वाले मटेरियल से आता है, और वो मटेरियल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अपन उसको एक बार, अगर इसको फटाफट निपटा लोगे तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम लोग ऐसे कर ले, मतलब है ना, क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तुम पे डिपेंड करता है। कोचिंग का वीडियो आया था, वो गलती से चालू हो गया टेलीग्राम में। कैसे गलती से, अपने आप होने ही चालू हो गया, ऐसा वीडियो भेजा हमने। स्प्लिट स्क्रीन चालू हो गया उसमें, पता नहीं कैसे। मजाक नहीं कर रहा मैं, बाय बाय मम्मी कसम। अरे यार ऐसे मत बोल। हम तो तेरे हाथ लगा होगा ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो सुनो, देखो बेटा, देखो क्या है ना, तुम लोग बहुत बाद में पैदा हुए, जब ग्लोबलाइजेशन ऑलमोस्ट एक्चुअली में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 1991 के बाद आया था ये सिनेरियो। वो तुम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा ना, है ना। लिबरलाइज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम 90 से पहले वाले के, पैदा तो पहले ही हुए थे। तो ग्लोबलाइज होने में भी थोड़ा टाइम लगा था, 5-7 साल, तो हमने वो संभाल लिया था तब तक। तो मैं उस समय का सिनेरियो बता रहा हूँ कि अ, मेरा घर जो है वो मेन रोड पर है, समझ रहे। और मतलब मैं
शॉप में बैठता था तो मतलब मैं गाड़ियां निकलते हुए देखता था। मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, कि नॉर्मली मारुति की और यही सब गाड़ियां चलती थी। कोई भी जैसे टोयोटा या ये सब कुछ भी नहीं है। मतलब एकमात्र गाड़ी जो टाटा ने निकाली थी, टाटा सफारी, वो थी बड़ी गाड़ी। और मारुति की दो ही चलती थी, एक मारुति 800 और एक एस टी। और ऑल्टो जब उसने लॉन्च की थी तो इतनी बड़ी हिट थी कि क्या बताएं। तो इससे तुमको समझ में आएगा कि थोड़ी पुरानी बात है, क्योंकि ऑल्टो इज अ हिट तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे। 800, अरे सर 800 तो बहुत कॉमन हो चुकी थी। मैं मतलब उसके बाद ही मैं पैदा हुआ। 800 वाज ऑलरेडी अ हिट। अरे सर इट वाज अ गुड कार। मतलब आज की रेट की जैसी हालत नहीं थी उसकी, स्विफ्ट थी वो तब की। अरे सर मतलब आज की रेट में अपन जैसे स्विफ्ट या बलिनो वगैरह को लेंगे ना, वैसी थी वो, है ना। एस्पीन थी, मतलब मारुति 1000 बोलते थे उसको, ठीक है ना। वो सीसी पे रहता था। खैर, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ग्लोबलाइज नहीं हुआ था तो मारुति थी, इंडियन कंपनी, टाटा थी, ठीक है ना। टाटा की इंडिका लॉन्च हुई थी। और वो कौन सी तो है सबसे कॉमन चलती थी, टाटा इंडिका ही। हाँ, विस्टा। विस्टा नाम था, क्या नाम था उसका? इंडिका विस्टा, हाँ। तो यही सब देखने को मिलती थी, कोई एक आध अगर कार। फिर जब वही धीरे धीरे जब लोग खरीदने लगे, क्योंकि जबलपुर वबलपुर में शोरूम भी नहीं था जब ग्लोबलाइज हुए भी थे, तो धीरे धीरे जब जॉइंट वेंचर हुआ तब जाकर के उसके दिल्ली वैली इन सब में शोरूम्स खोले, तो एक आध कार जो है वो आती थी। मतलब आज की डेट में अपने को मर्क और वो सब भी देखने को मिल जाती है जबलपुर में, कि भाई वो मिनी कूपर मिल गई देखने, और ऐसी ये सब कार तो अनइमेजिनेबल थी। मतलब जैगवार भी चलती है जबलपुर में तो, लेकिन ये तो भूल ही जाओ, ये तो दिल्ली दिल्ली में दिख जाए तो बड़ी बात थी। आ रहा है सर, ठीक है ना। ये सब किस कारण से हुआ फिर? ग्लोबलाइजेशन। तो अब आज की डेट में हमारे पास जितने ऑप्शंस है ना प्रोडक्ट के, कुछ नहीं, ब्रेड एक ही टाइप की आती थी, समझ रहे, कोई आटा और वो नहीं आती थी। और एक मल्टीग्रेन और केक कंपनी वगैरह में चले जाओ तो तुमको बहुत सारे टाइप मिलते हैं। नहीं नहीं, पॉइंट ये है कि टाइप्स नहीं थे, कंपनीज भी एक दो, शायद पॉपुलर का ही ब्रांड था, समझ में, सिर्फ पॉपुलर की ब्रांड आती थी जबलपुर में तो, ठीक है ना। तो वैरायटी इतनी ज्यादा कम थी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे, समझ में रहे, कार या किसी भी चीज में तुम ले, समझ में रहे, बहुत बेसिक सा था सारा कुछ। क्योंकि सब कुछ अगर अवेलेबल है तो इंडियन वर्जन ही है और लोकली मेड होता है। और कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा लेना है तो फिर दिल्ली मुंबई या इन सब से थोड़े बहुत भी कपड़े या कुछ भी आ जाते थे तो भी बहुत अच्छा होता था, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल चलता है। अभी आज की डेट में जो वैरायटी है जो हमारे लिए नॉर्मल है, तुम इसको सिर्फ मतलब 25 साल भी अगर इसको क्या बोलते हो उसको बैकवर्ड जाओगे, समझ रहे, तो तुमको समझ में आएगा कि वैरायटी किस लेवल पर कम थी। चाइना से जो आता था ना, ठीक है, चाइना से जो माल आया था वो सबसे घटिया माना जाता था, समझ रहे। और ऐसे ठेले में ले लेके घूमते थे हर माल 99 रुपए ऐसे चाइना वाला। अरे समझ कि यूज एंड थ्रो होता था, यूज करो और फेंक दो। ऐसे चार चार सिम वाले इतने इतने से मोबाइल आते थे, इतना पतला और इतना बड़ा, 4 सिम वाला, 4 सिम वाला इतना बड़ा फोन, बिल्कुल ऐसे इस रिमोट का ऑलमोस्ट मतलब इतना, आधा आधा ही बोलिए, और इससे छोटा, इतना बड़ा फोन। लेकिन कोई भरोसा नहीं, फट जाए चार्ज होते होते। अरे सर नहीं नहीं, एंटीना वाले तो पैनासोनिक के आते थे फोन, पहले सबसे पहले पैनासोनिक लॉन्च किया तो बहुत हिट हुआ था, समझ रहे। मतलब मुझे याद है 2001 में मेरे दोस्त ने लिया था 22,000 रुपए का फोन, जिसमें ये स्क्रीन ऐसी वाली थी, थोड़ी बड़ी थी, कैलकुलेटर जैसी, और उसमें ब्लू लाइट थी, और वो ऐसा फ्लिप करके खुलता था। 22,000 रुपए का, ठीक है। ये हाल था, मतलब आज की रेट में 22,000 में क्या मिल जाएगा, मतलब इंटरनेट इंटरनेट कुछ नहीं था, स्मार्ट नहीं थे फोन, फोन ही थे, मतलब आए थे, वही बहुत बड़ी बात थी। चलो खैर,
ठीक है। तो अब तो भाई मतलब बाहर जाना आना सब बहुत कॉमन हो गया है। हमारे मतलब बाहर फोन पे बात करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, मोबाइल फोन या वो सभी नहीं थे। ठीक है। तो आज की डेट में तो हर कंट्री जो है वो इसमें ग्लोबलाइजेशन से हिट हो ही गई है। तो पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सही से सिस्टम सेट हो चुका है। हमारा जैसे ये जो है ना, ये मेड इन फिलीपींस। पहले एक कीरिंग हो जाता था ना बाहर का, एक कोई कीरिंग भी है ना बाहर का, तो इतनी बड़ी बात हो जाती थी कि इम्पोर्टेड कीरिंग है भाई साहब, आ रहा है। क्योंकि बाहर की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना। ठीक है ना। अब तो हर चीज इम्पोर्टेड है। ठीक है। पहले इम्पोर्टेड चीज का मतलब ऐसा हो जाता था कि इम्पोर्टेड है मतलब अलग ही लेवल था। समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अलग लेवल था मतलब। चलो, तो कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो इतने सारे प्रोडक्ट्स खुद बना ले रही हो। ठीक है, हम भी सेल्फ सफिशिएंट थे नहीं, क्योंकि क्रूड थोड़ी ना हमारे यहाँ था। क्रूड तो हम वैसे भी हमेशा से ही इंपोर्ट करते रहे, जो भी जरूरी चीजें जो लोगों को लगनी। ठीक है ना। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन हम ज्यादातर क्लोज्ड था मतलब। ठीक है, किसी को भी इम्पोर्ट इम्पोर्ट करने कुछ खास देते वेते नहीं थे। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो क्या होता है, पैसा बाहर जाता है, और एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है। फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलते हैं, फॉरेन करेंसी को। उससे क्या फायदा होता है, उससे हम क्रूड या हमको भी जो चीजें खरीदनी हो हम खरीद पाएंगे। हर कंट्री क्या चाहती है, एक्सपोर्ट्स बढ़े। हर कंट्री ये चाहती है। क्लियर है। ठीक है ना। एवरी कंट्री रिकॉर्ड्स ऑल दीज ट्रांजेक्शंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स ऑल दीज ट्रांजेक्शंस। ठीक है। अच्छा, वो ये इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, एक चीज सुनना, एक होता है कि इनकम या एक्सपेंस हो रहा है, वो सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट है। ठीक है। एक है टोटल, मतलब मैं लोन भी ले रहा हूँ तो पैसा तो आ रहा है ना। टोटल कितना पैसा आया और कितना गया किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। है ना। और इसका बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो मैंने खरीद लिया तो मुझे पेमेंट टाइम में करनी है फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो मतलब मुझे फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, हम अपने देश में करेंसी को खरीदने बेचने की बात नहीं करते। 100 रुपए का नोट थोड़ी खरीदोगे तुम, बट $1 कितने रुपए में खरीदोगे, दैट वो रेट है। समझना, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है ना। तो टू नो इट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, गवर्नमेंट चेक इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना। गवर्नमेंट चेक इट्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक। और ट्रेड और पेमेंट पॉलिसी, ये सब क्या है, पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की। देखो क्या होता है, हम हमारा देश समझ में आ रहा है, और हमने सरकार चुन करके रखी है। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके जाते हैं, IAS IFS और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करके, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एक्चुअली में सरकार के अंडर में काम करते हैं। नेता लोग जो रहते हैं वो तो अनपढ़ अनपढ़ भी रहते हैं। समझ में आ रहा है। तो वो सिर्फ सिलेक्ट करते हैं कि भैया लोगों के लिए क्या अच्छा है, बाकी बनाना और वो सारा कुछ करना किसका रहता है, समझ में आ रहा है। तो मतलब कि तुम समझो कि जो नेता रहेगा वो सिर्फ एक आइडिया बता देगा कि यार हम लोगों के लिए ऐसा करना चाहते हैं, तो बाकी उसके लिए काम पूरा कौन करेगा, ऑफिशियल्स। तो वो बताएंगे कि भैया ये करना पॉसिबल है या नहीं। नेता कुछ भी नहीं कर सकता, आ रहा है समझ में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत केओस मच जाएगा, उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं होता। क्योंकि नेता लोगों का मेन क्या रहता है कि भैया वोट आ जाए तो अपन लोग पावर में आ जाए, कर कुछ भी सकते हैं, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर के पॉइंट से कि भैया इसका को कैंसिल कर दिया, लोगों से तो सीधे जुड़े रहते हैं। बट हाँ, बट वर्क के पॉइंट ऑफ से कोई भी पॉलिसीज जो है ना, समझ में आ रहा है, वो कोई रैंडम पॉलिसी नहीं डिसाइड कर सकते। समझ में आ रहा है, मतलब अगर वो सोच भी रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो पहले पूरा कैलकुलेट होगा और ये सारे बुद्धिजीवी लोग करेंगे। तो हमारे देश की पॉलिसीज 1950 से जो सिलेक्ट की गई वो ये थी कि भैया
अंग्रेज आए थे काय के लिए, बिजनेस करने। तो उनके चक्कर में क्या हुआ, उनने मतलब हमने उनसे बहुत चीजें खरीदी, तो हमारा उधार हो गया, तो हमारी जमीनें उनने खरीद ली। ऐसे धीरे धीरे करके उनने अपनी सेना तो नहीं की थी, तो उनने कब्जा कर ली, कुछ बिजनेस करके और कुछ लड़के। अरे सर यही तरीका था पहले एक्वायर करने का। ये कोई सी जमीन किसी की थोड़ी थी, जिसने लड़के जीत लिया, जिसने पैसे बिजनेस से जीती, तो उनने जीत ली थी यहाँ पर। लेकिन क्या था कि वो यहाँ के नेटिव नहीं थे, तो ऑब्वियस ही बात है उनने क्या किया, उनने यहाँ पर सिर्फ लूटा, क्योंकि वो खुद अपनी जगह कहाँ मानते थे वहां। देखो इस बात को समझना, मान लो कि अंग्रेज आते यहाँ पर, जीतते और अपना मान करके मान लो करते, तो फिर आजादी जैसी कोई एग्जिस्ट बात ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि उनको रिसोर्स, उनको डेवलपमेंट कहाँ करना था, उनको अपने देश का डेवलपमेंट करना था। उन्होंने हमको वही समझा। हाँ, इसीलिए ऑब्वियस बात है आजादी की जंग हुई। अरे समझ कि भैया तुम अगर हम अपना समझते ही हो तो जाओ भागो अपने फिर। मतलब एक तरीके से हमने भी लड़ा, फिर हमने वापस लड़ करके अपना कर लिया, पर हमारी लड़ाई थोड़ी अलग टाइप की थी। आ रहा है समझ? ठीक है ना, कि उनके लिए, कुछ लोगों के लिए पूरा मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो हम फ्री हो गए। तो उन लोगों ने खूब लूटपाट मचाई, इसलिए हमने कहा कि यार हमको इम्पोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना, ये लोग सब चोर लोग हैं, ये इम्पोर्ट के बहाने मतलब पूरा लूट लेते हैं। तो फिर हमने अपनी पूरी पॉलिसीज बनाई। तो अब क्या होता है कि देखो, ट्रेड हम रोक नहीं सकते। समझ में आ रहा है? सोचो पेट्रोल नहीं आएगा तो फिर तो बहुत ही डेवलपमेंट रुक जाएगा ना। तो अपने देश का भी तो कल्याण करना ही है, उसके लिए तो क्रूड फ्रूड चाहिए ही चाहिए। तो हमने फिर सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या बनाना चालू की, पॉलिसीज। तो वो पॉलिसीज थी टैक्स की पॉलिसीज। हमको किसी चीज का इंपोर्ट रोकना है तो कुछ चीजों को तो बैन कर दिया, और बहुत सारी चीजों को क्या किया, हमने कहा इस पर इतना टैक्स लगा दो कि लोग करेंगे। देखो आज की डेट में हमको सड़कों पे लैम्बोर्गिनी या वो रोल्स रॉयस या ये सब क्यों नहीं दिखती, बताओ क्या रीजन? क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी तुमको 4 करोड़ की पड़ेगी, तो उस पर 300% टैक्स है। ये वाली बात समझ में आ रही है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है। क्लियर है? ठीक है ना? सचिन तेंदुलकर की फरारी आई थी, उसको माइकल शूमाकर ने गिफ्ट की थी। तुम्हें पता है माइकल शूमाकर कौन है? फार्मूला 1 रेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है आज तक का, सबसे बड़ा नाम फार्मूला 1 रेस में। फार्मूला 1 रेस ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? तो उसका सबसे बड़ा नाम शूमाकर रहा है, और उसने सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट की थी। पर गिफ्ट की थी तो वो 1 करोड़ की थी, तो 1 करोड़ रुपए एक तरीके से उसने गिफ्ट कर दिया। लेकिन उसको इंडिया में लाना था तो उस पर टैक्स देना था उसको। तो उसके सीए ने फिर वो रिटर्न में वो क्लेम किया था कि भाई हम देश के लिए खेलते हैं और ये गिफ्ट है, तो हमको इस पर टैक्स माफ होना चाहिए। पता है तुम लोगों को ये सारी हिस्ट्री? नहीं पता है ना? ओके। तो फिर लोग बहुत वो हो गए थे। अरे मतलब सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं, ठीक है ना? लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मतलब ऐसे भी लोग थे, फिर उन लोगों ने ऐसे वो आंदोलन आंदोलन चल जाता था पहले, ठीक है ना? तो उनने वैसे हल्ला मचाया था कि देखो आंदोलन चला रहे हैं हम, चंदा कर रहे हैं, तुम्हें पेट्रोल के लिए भी पैसे लगेंगे ना। अरे सर मैं तो वैसे करके खूब न्यूज व्यूज में हल्ला मचा, ठीक है? लेकिन माफ हो गया था, मतलब उसको फ्री मिली थी। फिर उसने सूरत के एक व्यापारी को बेच दी सचिन तेंदुलकर। अरे सर, ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दिस, वो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। खैर ठीक है, आ रहा है ये समझ में। खैर पॉइंट समझो, हम लोग काय की बात कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है टैक्स पॉलिसीज और ये सब बना करके पूरा करती है। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, 1991 की पॉलिसीज के बाद हमको समझ में आया कि नहीं यार, वो पुराना सिनेरियो नहीं कि वापस से अंग्रेज कब्जा कर लेंगे या ऐसे सब बोले, कि अभी यार दुनिया बदल चुकी है। और हम लोगों ने एक्चुअली में 1950 से 1990 के बीच में ग्लोबलाइज ना होकर के एक्चुअली बहुत कुछ खो दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक तो क्या हुआ था ना कि वर्ल्ड बहुत ग्रो कर गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कि एक्चुअली इनिशिएटेड था किसके द्वारा? जर्मन्स के द्वारा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हिटलर का मूड था पूरी दुनिया जीतने का। अरे समझो, उसने इतना रिसर्च पे पैसा लगाया था और इतना वॉर इक्विपमेंट पे पैसा लगाया था कि उसकी इंजीनियरिंग, मर्क, बीएमडब्ल्यू, ये सब जर्मन कंपनी है। वॉक्सवैगन, ये सब जर्मन कंपनी है। ये इसलिए है
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही उन लोगों ने इतना रिसर्च करके इतना ग्रो कर लिया था, वॉर इक्विपमेंट्स बनाने के कारण टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो कर गई। और ऑब्वियसली बात है, 10 साल 20 साल 30 साल में उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो अलग लेवल पर ग्रो कर गई। समझ रहे हैं? कोई रीच नहीं कर सकता आज की डेट में, मतलब अब तो कर सकता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और वो सारा कुछ कितने लेवल का बढ़ गया। हमने ग्लोबलाइज किया ही नहीं। हमने कहा नहीं, बाहर से गाड़ी आएगी तो हमारे यहाँ की नहीं बिकेगी। हमारे यहाँ वेटिंग चलती थी मारुति की, पता है तुमको? एक खरीदोगे तो कब मिलेगी? 4 साल। 4 साल। आज पैसे तो 4 साल बाद गाड़ी मिलेगी। टेलीफोन कनेक्शन आज पैसे तो 10 साल बाद मिलेगा ना। अरे भाई, तुम आज से कंपेयर कर रहे हो ना, उस समय तो टेलीफोन सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना। तो 10 साल में मिल जाए यही लोग क्रेव करते थे। 10 साल तत्काल स्कीम था, मैक्सिमम वो 13 14 15 16 साल तक जाता था। मैं बताया था ना, 83 मूवी में डायलॉग है जब वो दीपिका पादुकोण आती है, रणवीर सिंह एयरपोर्ट पे मिलता है, तो वो उसको बता रही होती है कि अरे देखो, पता है एक आदमी ने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था, उसको 16 साल बाद मिला। समझ में आ रहा है? उसके घर में फोन तब से कपिल देव के। देखी नहीं है तुम लोगों ने 83? देखी है ना? तो वो तो अपने घर में फोन बात कर लेता था। तो ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट वगैरह को लेकर के अलग अलग देशों में इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, तो इस कारण से लोन का बहुत मूवमेंट चलता है। अभी बीच में जापान बहुत हल्ला मच गया था, समझ में आ रहा है? क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट 0 था, तो बहुत सारे वर्ल्ड ओवर लोग पैसे लगाते थे जापान में। समझ में आ रहा है? वो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और बहुत अलग लेवल पर पूरे वर्ल्ड में मच गया था। जापान का मार्केट पूरा हिल गया था, यूएस का पूरा मार्केट हिल गया था। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं अभी तुमको बिल्कुल ब्रॉड तरीके से बता रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं वो चलती ब्रॉड लेवल पर है, लेकिन अगर उनमें कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस इंक्लूडेड है जो कि हम अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं या हमारे शहर में उसका यूसेज होता है, समझ में आ रहा है? और वो अगर इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड होगी तो उन चीजों का सीधा असर हमारी लाइफ पे पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? कि मान लो कि पूरा जो सीवर सिस्टम है, या अगर मान लो कि पूरी ट्रेन चल रही है वो किसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, और वो अगर इम्पोर्टेड है और वर्ल्ड ओवर कुछ हलचल मची, इसलिए हमको अपनी जनरल लाइफ में समझ में नहीं आता। और जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं उनको सबको समझ में आता है। क्लियर? देखो, हम लोग आम लोग अपने जीवन में कितना क्या लोन लेते हैं और कितना क्या फर्क पड़ता है, पर उन वो वाले बिजनेसेस जो रहते हैं ना, बड़े बिजनेसेस, किसी ने 100 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ का लोन लेने वाला ऐसा मत समझना कि उसके पास 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फिर वो लोन नहीं लेता है इतने में। समझ में आ रहा है? तो 1 करोड़ की वैल्यू उसके लिए भी बहुत होती है, बट 1 करोड़ 100 करोड़ का सिर्फ 1% होता है। तो अगर 1% का मामला इधर उधर हो गया तो बंदे का प्रॉफिट पूरा 1 करोड़ से इधर उधर हो जाएगा। बड़े लेवल पे मार्जिन बहुत थिन मार्जिन होता है, ठीक है ना? मतलब तुम यूं कह लो कि जैसे कोई दुकानदार है ना, जहां से तुम चिप्स के पैकेट खरीदते हो, ठीक है, वो हो सकता है कि 10 रुपए में 1 रुपए कमाता है, पर जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो ऐसे पर प्रोडक्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकती कि हम कितना कमाते हैं। वो टोटल प्रोडक्शन और टोटल सेल से करते हैं। तो हो सकता है कि पर पैकेट उनका प्रॉफिट मार्जिन 35 पैसे 40 पैसे या और कम आता है, कुछ कह नहीं सकते उनके। आ रहा है ये समझ में? तो थोड़ा अलग चलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये एक स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, तो हमारे देश के लोगों का वर्ल्ड ओवर जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, आना जाना, लोन से चीजें खरीद करके, फ्री में किसी ने पैसे भेज दिए, बाहर नौकरी कर रहा है, माँ बाप को पैसे भेज दिए, समझ में आ रहा है वो? और क्या कहते हैं, कोई अच्छा देश भी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, समझ में आ रहा है? जैसे कहीं श्रीलंका में बाढ़ आड़ आ गई तो हमने कुछ पैसा दे दिया कि ये लो, समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ कुछ हो गया तो हमको किसी ने दे दिया, ऐसे चलता रहता है। और ऐसा हमने ग्रांट, एड, ये सब नाम है उसके। क्लियर है? ठीक है, तो जितने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू ही होते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो क्या होता है भाई, आप कहीं बाहर जाओगे तो थोड़ी कि कैश लेकर के चले जाओगे। ठीक है, तो सारे ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? क्या बैंक के थ्रू ही होते हैं, तो इसलिए वो रिकॉर्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बीओपी की क्या हाल है। अगर हमारा इंपोर्ट एकदम से ज्यादा हो गया तो एकदम से लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी मतलब देखो समझो, ठीक है, जितना पैसा है, अभी क्या है कि
तुमको बाहर जाना है तो तुमको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए ना, वो डॉलर कहाँ से मिलेगा तुमको, बैंक से, एक्सचेंज एजेंसीज होती हैं, समझ रहे हो, तुमको कहीं बाहर घूमने जाना है तो या तो तुम बैंक के कार्ड ले जाओगे जिससे कि तुम डॉलर में या किसी भी और करेंसी में पेमेंट कर पाओ, और नहीं तो फिर तुम एक्सचेंज पे जाओगे और उनको रुपए दोगे और वो तुमको क्या दे देंगे, डॉलर। तो इसके लिए उन बैंकों के पास भी तो डॉलर आना चाहिए, उन बैंकों के पास डॉलर नहीं है, मान लो, तो क्या होगा, तो वो दे भी नहीं पाएंगे। तो ये कंटिन्यूस लेवल पर चलता रहता है। तो सोचो अगर ज्यादा इंपोर्ट हो गया तो बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको अच्छा खासा जो डॉलर वॉलर है वो काय के लिए चाहिए होता है, क्रूड रूड खरीदने के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो खैर बीओपी में सारा आना जाना रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड में इनफ्लो होता है और डेबिट साइड में आउटफ्लो। अब ये जो है ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सा होता है ये, है ना, मतलब तुम इसको बिल्कुल अकाउंट से सीधे रिलेट बिल्कुल भी मत करना। क्रेडिट में इनफ्लो आ रहा है जबकि ये कैश टाइप का है, और डेबिट में आउटफ्लो है, और ये ऐसे ही ऐसा है, जब इस साइड क्रेडिट इस साइड डेबिट, इसलिए इसको अकाउंट से कंपेयर मत करना, ठीक है, सभी कुछ उल्टा है, मतलब क्लियर है ये? ठीक है ना, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है। चलो, तो पूरे वर्ल्ड ओवर जो इनफ्लो आउटफ्लो है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, क्रेडिट मतलब इनफ्लो, डेबिट मतलब आउटफ्लो, ये कैश का मूवमेंट है, और हमारा, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं अपन लोग, ये रहा, देख पा रहे हैं आप? ये आउटफ्लो है उस तरफ पूरा, है ना, और ये पूरा इनफ्लो है। तो इसको भी दो पार्ट में बांट रखा है, करंट और कैपिटल, लेकिन इसको ना सीधे सीधे बजट से मत कंपेयर करना, क्योंकि बजट क्या है, इनकम और एक्सपेंस की बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। खैर उसमें होंगे, पर ये इंटरनेशनल, ये हमारे देश का पूरा पैसा जो बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है, ये उसका हिसाब किताब, ये क्लियर है ना, ठीक है। चलो इसकी फोटो खींच लो, है ना, ये एक बार में सारा कुछ, अरे यार, ठीक है, रिकरिंग मतलब जो बार बार होता है, तो करेंट वाले आइटम क्या होते हैं, बार बार होते हैं। बाकी डेफिनेशन कैपिटल की वही है कि जो असेट बढ़ा दे, लाइबिलिटी कम कर दे, असेट कम कर दे, लाइबिलिटी बढ़ा दे, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट जो है, ठीक है। और करेंट वाले जो है वो रिकरिंग नेचर के, ठीक है, उनसे ना असेट बढ़ता कम होता है ना लाइबिलिटी बढ़ती कम होती है, क्लियर है ये? ठीक है, अरे बस कर यार, अरे वो बटन खराब हो गया तो बंद ही नहीं हो रहा बटन से मतलब। अच्छा ठीक है। अब अरे यार छोड़ना है तू भी, और क्यों मैं कैसे करता है फिर ये, इधर सुनो, अब सुनो, अभी अपन लोग पहला हिस्सा लेकर के चल रहे हैं, कौन सा, करेंट रिसीट एंड पेमेंट, so it records inflow and outflow of foreign exchange relating to current transactions। चार हिस्से हैं, है ना? मतलब बेसिकली ब्रॉड दो हैं, क्या क्या, क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट माने इनफ्लो, डेबिट माने आउटफ्लो। तो है ना, अभी अपन लोग इनफ्लो आउटफ्लो दोनों कौन से वाले देख रहे हैं, करेंट, ठीक है। करेंट में कुछ हद तक तुम इनकम वगैरह का सोच सकते हो, अरे समझ, ठीक है ना, कि इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू करेंट ट्रांजेक्शन। करेंट में तीन चार चीजें होती है ना, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड पैसे का मूवमेंट, अरे समझ, ठीक है ना। तो देखो इसको बोलते क्या है, विजिबल, विजिबल मतलब गुड्स, ठीक है। तो अब एक कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है गुड्स, विजिबल आइटम,
क्योंकि देख सकते हैं, छू सकते हैं, आ रहा है समझ। इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज। सर्विसेज जानते हो, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब हमने अपने घर का इंटीरियर कराया किसी फॉरेन फर्म से, तो ये क्या हो गया, सर्विसेज। सॉफ्टवेयर सर्विसेज ज्यादातर हमारे यहाँ का सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। बाहर से बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक तरीके से सर्विस का एक्सपोर्ट। आ रहा है ये समझ में, है ना? ये करंट की बात करें, यूनिलैटरल वन साइडेड, जिसमें देखो ये बाकी दोनों क्या है, ट्रांजेक्शन, गुड्स देते हैं पैसे आते हैं, समझ में आ रहा है। सर्विस में हम सर्विस देते हैं पैसे आ रहे हैं, रिसीट की बात है ना, ठीक है। या गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं। बट यूनिलैटरल में हम या तो सिंपली क्या कर दे रहे हैं, वन साइडेड, समझ रहे हैं, विच आर मेड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। एक देश ने दूसरे देश को पैसे दे दिए, ऐसे अरे समझ, गिफ्ट दे दिया, समझ में आ रहा है? बाहर से पैसे भेज दिए किसी ने घर वालों को, ये क्या हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल मतलब कि वन साइडेड। क्लियर है, ठीक है ना? तो पहले विजिबल आइटम किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पूरा रिलेट करना हमने। बीओपी जो है, बीओपी में 4 हिस्से होते हैं, करंट रिसीट, करंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने करंट चालू किया, करंट के फर्दर क्या हुए, 3 हिस्से, है ना, क्या क्या, इनविजिबल, यूनिलैटरल। अब उसमें से हमने कौन सा चालू किया, विजिबल। विजिबल मतलब कि गुड्स, इनविजिबल मतलब कि सर्विसेज, ठीक है ना? तो अच्छा, ये जो है गुड्स, ये कहाँ से आएंगे देश में, पानी के रास्ते या तो हवा के रास्ते, दोनों में क्या है, क्या बना रखे हमने, पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट जो है वो पूरे गार्डेड है हमारे नेशनल सिक्योरिटीज वगैरह से, ठीक है। तो वहां पर उनको हम बोलते हैं कस्टम ऑफिशियल्स, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे वो सी पोर्ट हो। अरे समझ, जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट या कुछ भी होते हैं तो वो विजिबल है, तो कस्टम ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं या उसको चेक करते हैं। अरे समझ, ये जरूरी है क्योंकि हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा कोई, ये देखना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ये है ना? तो इसका मूवमेंट जो है कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशियल्स। कस्टम ऑफिशियल्स किसको बोल रहे हैं, जो एयरपोर्ट या सी पोर्ट में रहते हैं। मेरी क्लास 5 बजे तक है ना, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स जो हैं जिनको कि जो ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जाते हैं बहुत सारे, उसको कल कवर करते हैं, ठीक है। मैं तो 5 बजे के हिसाब से